आज की जो हमारी डिस्कशन होने वाली है ये बीपीएससी 70 प्रीलिम्स 2024 के लिए जो आपकी यूटेरिया की जो टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज नंबर की बात करेंगे। तो टेस्ट सीरीज नंबर आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 8 नंबर टेस्ट सीरीज है। ठीक है, क्या होगा इसमें, तो 8 नंबर टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो इसमें मुख्यतः आपको पॉलिटी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो 150 प्रश्न है, जिनमें से 120 प्रश्न ही आपके पॉलिटी की होंगे। ठीक है, बाकी जो 30 प्रश्न जो है वो किसके होंगे, तो 30 प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में 120 प्रश्न पॉलिटी का समाप्त करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये है, जरा इस पे आप लोग ध्यान फरमाइए। भारत में किसी राज्य में राज्यपाल के पद की संकल्पना किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो ध्यान रखें कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब बोलोगे सर कनाडा के मॉडल पे क्यों आधारित है, तो भारत में क्या है, एक सशक्त केंद्र है। ठीक है, और राज्यों में अगर आप राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो राज्यों को ऊपर एक प्रकार से प्रहरी बैठा देते हैं, जो कि एक सशक्त केंद्र का क्या है, उदाहरण है। और जहां पर भी केंद्र को जहां पर भी सशक्त बनाए, वो अधिकतर चीजें जो है कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई है। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, ये कनाडा से ली गई। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा में राज्यपाल के पद के संबंध में पर्याप्त चर्चा की गई थी। चर्चा का मुख्य विषय था राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को निर्वाचित किया जाए या राज्यपाल की नियुक्ति किया जाए केंद्र के द्वारा। तो राज्यपाल का यहाँ पे आप देखेंगे भारत में क्या होता है, नियुक्ति होता है, निर्वाचित नहीं होता है। तब राष्ट्रपति को चुनने में जिस प्रकार से देखेंगे राज्यों की भूमिका होती है, स्पेशली विधानसभा हो गई, फिर संसद की भूमिका होती है, राज्यपाल के संदर्भ में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अमेरिका में आप जाओगे तो वहां पर भी आपको राज्यपाल की नियुक्ति तो वहां पर भी होती है, लेकिन वहां पे क्या निर्वाचित करके नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, सीधे केंद्र के द्वारा राज्यपाल की क्या होती है, तो यहाँ पे नियुक्ति हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कनाडा के मॉडल को स्वीकार किया गया, जिसमें कनाडा के संघात्मक मॉडल को राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो केंद्र के द्वारा होती है। मिलान करना है, अनुच्छेद 155 में क्या है। ठीक है, 156 में क्या है, 169 में क्या है, 159 में क्या है, 161 में क्या है। तो 161 में तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति का क्या होगा, इसके बाद ए का 3 दिया हुआ, बी का 1 है, ठीक है, सी का 5 है और डी का 2 है। तो इस बात करेंगे ए का कितना 3 नंबर में हो जाए, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। ठीक है, बी का 1 है तो बी में क्या हो जाएगा, राज्यपाल के कार्यकाल की बात करेंगे तो 156 में आपको राज्यपाल का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। और सी की 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यपाल का शपथ ग्रहण है। डी का क्या लिया है, डी का 2 लिया है। ठीक है, तो राज्यपाल की क्षमा शक्ति है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल का क्षमा शक्ति की बात की 161 में, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किसमें है, तो 72 में है। ठीक है, प्रेसिडेंट का किसमें है, राष्ट्रपति का किसमें है, तो 72 में है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति से कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 155 की बात करेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। 159 में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण है। सॉरी, 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण है। 161 में क्या है, राज्यपाल की क्या है, तो क्षमा शक्ति है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते आगे चलेंगे, हम लोग कौन सा प्रश्न वो भी देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, राज्यपाल का कार्यकाल की बात करें 156 में। ठीक है, उसके बाद के राज्यपाल का शपथ ग्रहण की बात करें 159 में है, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति की बात करें 154 में है, और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में। इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद बहुत ज्यादा, जब किसी आयोग की तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल तो नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ अनुच्छेद पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कई बार पूछा गया, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त बिल्कुल है। 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों के विरुद्ध नागरिक सिविल संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसमें दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह क्या होता है, तो उनको भी मतलब विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, विशेषाधिकार होते हैं, उन्मुक्तियां होती है। और 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों के विरुद्ध नागरिक मतलब सिविल कानून के तहत आप देखोगे, क्रिमिनल लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिविल की बात कर रहा हूँ, सिविल कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी भी राज्यपाल के ऊपर कोई क्रिमिनल कानून चल रहा होगा, क्रिमिनल केस वगैरह होगा, लेकिन जब से वो राज्यपाल बनेंगे उनके ऊपर वो क्रिमिनल केस ऑटोमेटिक ही मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, या फिर उनके कार्यकाल के दौरान उनपे किसी भी प्रकार के लिए, ठीक है, क्रिमिनल केस चलाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब हम लोग चलते आगे चलेंगे तो देखेंगे इसमें सोल्यूशन अगर पढ़ना था पढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान में इसको देख लीजिए। उसे अपने शासकीय कृत्यों के विधिक दायित्व को निजी उन्मुक्तियां प्राप्त होती है, साथ ही कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही से संबंधित उन्मुक्ति प्राप्त है, चाहे वह शासकीय कृत्य हो या फिर व्यक्तिगत। लेकिन उसे नागरिक सिविल कानून से संबंधित व्यक्तिगत क्रियाकलापों के विरुद्ध उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। 2 महीने के नोटिस पर उसके विरुद्ध व्यक्तिगत क्रियाकलापों के आधार पर किसी नागरिक कानून के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 164 अनुसार विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ेगी। तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखेंगे तो दोनों कथन की बात करेंगे गलत है। पहला वाला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, यह प्रावधान अनुच्छेद 154 में है, न कि 163 में है, ठीक है। अनुच्छेद 163 क्या कहता था? अनुच्छेद 163 में प्रावधान है कि राज्यपाल अपने विवेकाधिकार मामलों को छोड़कर अन्य कार्यों को करने के लिए परिषद की सलाह लेगा। इस प्रकार अनुच्छेद की दृष्टि से कथन 2 भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 164 नहीं होगा, वहां पे 163 होगा, यहाँ पे कितना होगा? तो 154 होगा। और अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। 54 में है 163 के अनुसार राज्यपाल काम किस तरीके से करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, लेकिन कुछ मामलों में अपना विवेकाधिकार शक्ति का भी वो प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प के आधार पर कीजिए। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ध्यान रखिए 213 में है, ठीक है। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद में इसके बारे में जानकारी दी गई है? तो 213 में इसके बारे में जानकारी। किसके बारे में जानकारी है? 213 में इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके बारे में जानकारी? 213 में इसके बारे में जानकारी है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किसमें है? 213 में है, ठीक है। सॉरी, राज्यपाल का 213 में है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का 123 में है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, संबंधित राज्य को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या लिया है? बी लिया है, ठीक है। डायरेक्ट सोल्यूशन पे बात करते हैं, ठीक है। विदर्भ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना महाराष्ट्र में है, ठीक है। राज्य की जनता का विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शांति सुनिश्चित करना सिक्किम में है, ठीक है। जनजातीय इलाकों में, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था करना वो आपका असम में है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना ये आपका मणिपुर में है, ठीक है। तो इसको जरा आप लोग चाहे तो इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है 2, 1, 3, 4, ठीक है। विदर्भ के लिए इसमें तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। बी का 1 लिया है, मतलब राज्य की जनता के लिए विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास, ठीक है, सुनिश्चित करना सिक्किम में है। जनजातीय इलाकों की बात करेंगे तो ये आपको, ठीक है, जनजातीय इलाकों में, ठीक है, ये सही है। और ये भी आपका डी का भी 4 की बात करेंगे, आपका सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब राज्यपाल का विशेष कार्य, उनका उत्तरदायित्व के संबंध में प्रश्न दी हुई है। अब बात करेंगे राज्य की सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो सॉरी, एडवोकेट जनरल, नॉट सॉलिसिटर जनरल, क्या बोलते हैं इनको? एडवोकेट जनरल कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में इनके बारे में जानकारी दी गई, तो क्या बताएंगे? तो एडवोकेट जनरल के बारे में बात करें तो 165 में, किसमें है? 165 में एडवोकेट जनरल है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल है। महान्यायवादी की बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे, 76 में आपको अटॉर्नी जनरल आपको देखने को मिलता है। तो राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी की बात करेंगे तो अटॉर्नी, क्या बोलते हैं यार, एडवोकेट जनरल होता है, जो कि 165 में है। महान्यायवादी की बात करेंगे तो 76 में है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्न राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। वो राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, ठीक है। वो राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कर सकता है और उसे पद से हटा सकता है, पद से नहीं हटा सकता है, ठीक है। वो राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उन्हें उसके पद से विमुक्त कर सकता है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वह करता है। बताइए कौन सा सही है? ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। पहला सही है। और चौथा के बाद वो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, उनकी सेवा में शर्तों को, कार्यविधि को तय करता है, ठीक है। देखिए, वो राज्य के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त तो करता है, लेकिन हटाने की जब बारी आती है तो उसमें कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, ठीक है।
वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है, उन्हें पद से विमुक्त नहीं करता। ये सब गलत दिए हुआ है, ठीक है। जरा इसको सोल्यूशन देखिए। कथन दो अंशतः असत्य है, क्योंकि राज्यपाल राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, पर उनको पद से हटा नहीं सकता। ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। कथन 3 की बात करेंगे तो पूर्णतः असत्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही उनको पद से हटाया जा सकता है। अब ये मत बोलिएगा महाभियोग लगाएंगे, ठीक है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है। महाभियोग मुख्यतः आप देखोगे तो राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। खनिज उत्पादन में, ठीक है, ध्यान रखो प्रश्न क्या, खनिज उत्खनन में रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि के निर्धारण का विशेषाधिकार किस राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर होगा, ठीक है। मतलब खनिज उत्खनन में रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि के निर्धारण का विवेकाधिकार किस राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो मणिपुर का नहीं है, मतलब असम, त्रिपुरा और मिजोरम का है। इसको आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग तो स्वयं करता है या डैश की सहायता से करता है, या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा, ठीक है। ध्यान रखिए किसमें कहा गया है? तो 154 में कहा गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं आगे चलेंगे। हालांकि राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री के सलाह पे ही काम करता है, सॉरी, मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही काम करता है। राज्यपाल को राज्य के विधान विषय या फिर प्रशासन के मामलों में संबंधित सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 167 में। मतलब मुख्यमंत्री को मतलब क्या होगा ये मुख्यमंत्री का ये काम होगा, तो मतलब क्या करे वो मंत्री परिषद के बारे में या फिर शासकीय या फिर विधायिक काम के बारे में, ठीक है, किसे मतलब जानकारी दे, किसे दे? तो वह राज्यपाल को देगा। 167 क्या कहता है? तो राज्य के विधान विषयक मामलों की जानकारी देगा, राज्य के प्रशासनिक मामलों की तथा राज्यपाल द्वारा मांगी गई विधान विषयक या फिर प्रशासनिक मामलों आदि की संबंधित सूचना किसे देगा? तो वो किसे देगा? तो ध्यान में रखेंगे राज्यपाल को देगा। कौन देगा? तो मुख्यमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान है, जैसे नियुक्ति है, कार्यकाल है, वेतन इत्यादि है। 170 की बात करेंगे, विधानसभा के गठन से संबंधित जानकारी 170 में, 169 में विधान परिषद है, ठीक है। 175 का संबंध राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों शब्दों में संबोधित करने का अथवा संदेश देने का अधिकार से। 175 वाला इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मतलब दोनों सदन में संदेश भेज सकते हैं या फिर संबोधित कर सकते हैं राज्यपाल, इसमें है तो 175 में। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल किसी सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधि के अंतर्गत दिए गए मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य की विधि के अंतर्गत दिए गए मृत्युदंड की सजा को स्थगित कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधि के अंतर्गत मृत्युदंड को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। बताना उपायुक्त में से कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही है। कौन कौन है? तो 3 और 4 है। मृत्युदंड को स्थगित तो कर सकता है, रोक तो सकता है, लेकिन माफी नहीं दे सकता है। और राज्यपाल राज्य विधि के अंतर्गत मृत्यु दंड को छोड़कर अन्य किसी भी सजा प्रकार की सजा को माफ कर सकता है, तो ये भी आपका सही है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्या राज्य विधि दे रहा है, यहाँ पे आर्मी वाला जो होगा कोर्ट मार्शल वगैरह इसमें नहीं आता है, ठीक है। राज्य विधि की बात हो रही है, तो 1 2 को छोड़ के 3 4 आपका क्या सही है, ठीक है। राज्यपाल की जो शक्तियां जो है किसमें? तो अनुच्छेद 161 में है। इसको भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यपाल के पास राज्य विधि के अंतर्गत सजा पाए किसी व्यक्ति को सजा को क्षमा दे सकता है, प्रविलंब कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है और विराम भी कर सकता है। राष्ट्रपति वाला सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। और सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए सजा को मतलब वो नहीं कर सकता, ठीक है। आपसे निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कर और बताइए कि राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। द्विसदनीय विधायिका की स्थिति में जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और विधान परिषद का सत्र चल रहा हो तब भी कर सकता है। द्विसदनीय विधायिका की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो और विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा तो भी कर सकता है। और बात करेंगे तो एक सदनीय विधायिका की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो भी कर सकता है। मतलब सारे ही परिस्थिति में राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल के अध्यादेश की बात करेंगे किसमें है, तो 213 में आपको राज्यपाल का अध्यादेश आपको देखने को मिलेगा। किसी राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक कार्य प्रमुख की बात करेंगे मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। राज्य प्रमुख की बात करें, राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। लेकिन सरकार का प्रमुख कौन होता है?
तो सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि भारत में ब्रिटिश संसदीय परंपरा के मॉडल को अपनाया गया, जहाँ पे राज्यपाल किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख बनाया गया, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता था? पीएम साहब करते हैं। कौन करते हैं? पीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब करते हैं, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। अब भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद किसमें है? तो 263 में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के वेतन में भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कोई भी सही नहीं, दोनों के दोनों गलत है। भारत में संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल के प्रसाद परंत अपने पद को धारण करता है, सैद्धांतिक रूप से ये भी सही है। लेकिन कब तक अपने पद पे बना रहेगा, अगर देखेंगे तो जब तक उसको विधानसभा में क्या रहेगा, विश्वास प्राप्त रहेगा, ठीक है। तब तक वो अपने पद पे क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। जिस दिन उसको विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा उसके खिलाफ, उसको अपना पद छोड़ देना पड़ेगा। दूसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों का वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, न कि संसद के द्वारा। संसद के द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है, सॉरी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मतलब केंद्र में जो होता है ना, उसका संसद कहती है, राज्य में के करने के लिए राज्य विधानमंडल है, ठीक है। किसी भी राज्य के सभी प्रस्तुतियों मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 से कम नहीं हो सकती है, और 15% से मंत्रिपरिषद की संख्या अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। 91वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 2003 में कहा किया गया। इसमें बोला गया तो भाई सभी मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब मंत्रिपरिषद की बात करेंगे 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन ध्यान रखना न्यूनतम 12 से भी कम नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन दिक्कत वहां पे हो गया जहाँ पे 32 को सीट है, 40 को सीट है, 60 को सीट है। अगर इसको अगर निकालोगे तो 32 का 15% 4 आएगा, 40 का 6 आएगा, और 60 का मतलब 9 आएगा। तो बोला गया भाई साहब देखो 15 से कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पे कम सीट है तो वहां पे 15% निकालो कितना आएगा, 60 का 15% 9, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो बोला से देखो 12 से कम नहीं होना चाहिए, 15% से क्या होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। 94 संविधान संशोधन अधिनियम, जिसका संबंध कुछ एक राज्यों में जनजातीय मंत्रियों की अनिवार्य नियुक्ति से, कब पारित किया गया? तो 2008 में पारित किया गया। इसमें कहा गया 94 संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। कौन कौन राज्य है? तो मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड और ओडिशा, 4 राज्यों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। क्योंकि यहाँ पे क्या जनजातीय बहुल क्षेत्र है। बोला तो भाई साहब यहाँ पे मंत्रिपरिषद आदिवासी जनजातीय मामलों के मंत्री अनिवार्य रूप से नियुक्त करने को लेकर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मंत्री बनेगा उसमें एक मंत्री जनजातीय मामलों के मंत्री जरूर होंगे। यह अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह अधिनियम 2008 में पारित किया गया। राज्य के मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो विधानसभा के प्रति उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 164 यह स्पष्ट करता है राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रकट कर दे तो मंत्रिपरिषद का अनिवार्य रूप से क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मंत्रियों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भी चर्चा की गई है, जो राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत होता है, ठीक है। ध्यान रखा, सामूहिक रूप से अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिए कि विधानसभा के प्रति होता है, ठीक है। तो सिद्धांत में अगर देखेंगे तो राज्यपाल के प्रति होता है, और व्यवहार में बात करेंगे तो मंत्री जो होते हैं मुख्यमंत्री के प्रति ही मतलब क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं। व्यवहार की बात हो रहा है, सिद्धांत में राज्यपाल के प्रति। मंत्रालय शब्द का प्रयोग संघ केंद्र की शासन प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, न कि राज्य की शासन प्रणाली में। राज्य की शासन प्रणाली विभागों में बांटा गया, न कि मंत्रालयों में। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दोनों का दोनों सही है, ठीक है। मंत्रालय शब्द जो है ना, मुख्यतः आप देखोगे तो संघ की शासन प्रणाली में प्रयोग किया गया है, न कि मतलब राज्य की शासन प्रणाली में। राज्य की शासन प्रणाली विभाग होता है, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है, न कि मतलब मंत्रालय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दोनों कथन की बात करेंगे सही है, क्योंकि राज्यों में केंद्र की तरह मंत्रियों के 3 वर्ग कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों का प्रमुख होता है। वह कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेता है और राज्य की नीति निर्धारण पर भी प्रमुख भूमिका अदा करता है।
हमें ध्यान रखना होगा कि मंत्रालय शब्द का प्रयोग केंद्र की शासन प्रणाली में किया कि न कि राज्य की शासन प्रणाली में। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार विभागों में बटा होता है, न कि मतलब मंत्रालयों में। अर्थात मंत्रिपरिषद का कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद डैश तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यालय, अधिकारियों, प्रतिक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों आदि के बारे में उपबंध किया गया। तो कहां से कहां तक ध्यान रखेंगे, 168 से लेकर 212 तक। तो भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में, संगठन के बारे में, गठन के बारे में, कार्यकाल के बारे में, अधिकारियों, प्रतिक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्ति के बारे में उपबंध है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के कहां से का 168 से लेकर 222 तक, इसको आपको ध्यान में रखना है। राज्य विधानसभा के वर्तमान सीटों की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम में संयोजित करना। बताइए, याद है क्या आपको? पश्चिम बंगाल में 294 है, महाराष्ट्र में आई 288 है सर, बिहार में 243 है, कर्नाटक में 224 है क्या? मुझे 3 ही याद है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा तो आपको पश्चिम बंगाल में, उसके नंबर पर महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके नंबर पर बिहार हो गया, कर्नाटक में 224 है। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं सही था, कर्नाटक में 224 है, राजस्थान में कितना था, 200 है। ठीक है, तो सबसे पश्चिम बंगाल में 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 है, कर्नाटक में 224 है, और राजस्थान में कितना है, 200 है। सबसे अधिक सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें 403 सीट है। बात के राज्यों में सबसे कम सीटों की बात करें, सिक्किम में सबसे कम है, 32 है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे, जहां भारत में जितने भी राज्यों में तो विधानसभा होंगी, 2 केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा है, तो सबसे कम सीट कहाँ है? आंसर आ जाएगा तो बता दीजिएगा, तब तक हम भी चुप रहेंगे। कोई पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन जीरो पे आउट आप लोग रहते हैं। ठीक है, तो कहानी सुनने के लिए बस आते हैं ना, सेट बनाते हैं ना कुछ करते, बेसिक बेसिक प्रश्न आप लोग जानकारी। 30 गो सीट है पुडुचेरी में। ठीक है, क्या बोलूँ आप लोग को? क्या 4 दिन से सेट करा हुआ ग्रुप में, लेकिन कोई सेट नहीं बनाता है। तो एग्जाम में जाके पता चलेगा। ठीक है, फिर आके फिर 71वीं का सब तैयारी कीजिएगा। मुझे पता है 99% आदमी 71वीं की तैयारी फिर से करने वाले, 1% आदमी का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि पढ़ता नहीं है। दैट्स फैक्ट। संघ शासित है दिल्ली और संघ शासित है पुडुचेरी में विधानसभा की सीटों को कितना से जितना तक, कम से कम कोई सेट बनाया रहता है ना, नीचे सोल्यूशन लिखा हुआ है, कॉमन सेंस से पता होता उत्तर, जो चीज हम पूछे। तो 70 दिल्ली में है, और 30 की बात करेंगे तो कहाँ पे, पुडुचेरी में है। तो 70 प्लस 30 100 सीट की संख्या है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करेंगे पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे कम पुडुचेरी में 30 ही है। अगर राज्यों में अगर सबसे कम की बात करेंगे तो सिक्किम में है, 32 है। राज्यों में अगर सर्वाधिक की बात करेंगे तो 403 है, उत्तर प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 70 है। दिल्ली में 70 को विधानसभा है, 7 गो लोकसभा है। ठीक है, और 3 गो राज्यसभा है। 7 लोकसभा, 3 गो राज्यसभा, 70 गो विधानसभा। अब तक भारत में कुल कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? तब तक 4 गो परिसीमन आया है। कब तक आया है? 1952 में आया है, 1962 में, 1972 में आया है। ठीक है, और कब कब नहीं आया है? तो 1982 में नहीं आ पाया, 1992 में नहीं आया। हालांकि बात किया गया था हर 10 साल पे जब जनगणना होगी तो एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। तो जनगणना के तुरंत बाद एक परिसीमन आयोग की गठन करने की बात कही गई थी, लेकिन जिसको बोले डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और ध्यान रखेंगे, और बोला गया था भाई 2000 ईस्वी तक कोई परिसीमन नहीं होगा। 2002 का ही भी पढ़ा था। ठीक है, अच्छा बाद में आया था 2000 तक कोई रोक दिया गया। 1971 की जनगणना के अनुरूप ही निर्वाचन क्षेत्रों का आकार होने लगा। ठीक है, 1971 में जो जनगणना जो हुआ था, उसी के अधिकार पे मतलब था, क्या था, मतलब निर्वाचन क्षेत्रों की बातें होने की। 2000 तक मतलब रोका गया, फिर अगला परिसीमन सीधे 2002 में होता है।
इसी प्रकार 2001 में 84वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचन क्षेत्रों के तुलनात्मक पुनर्निर्धारण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यह व्यवस्था 2026 तक निर्धारित की गई। तो सबसे पहले आप देखोगे 52 में, 62 में, 72 में होता है, ठीक है। तो ठीक इसके एक साल पहले क्या होता है, जनगणना होती है। 52 में डिलिमिटेशन हुआ, परिसीमन हुआ, तो 1951 में जनगणना हुई थी। 62 में हुआ तो 1961 में जनगणना हुई थी। 72 में हुआ तो 1971 में जनगणना हुई थी, ठीक है। फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कहा गया तो आगे जनगणना कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और 2000 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी तक, ठीक है, किस जनगणना से काम चला जाएगा, तो 1971 वाला जनगणना से कराया जाएगा, ठीक है। तो 2000 ईस्वी तक तो हुआ है नहीं। फिर 2001 में जनगणना होता है, तो 2001 में जब जनगणना होगा तो फिर 2002 में एक डिलिमिटेशन बनाया जाता है, ठीक है। अब फिर 2002 में जब हो गया तो फिर कायदे से कब होना चाहिए, तो 2011 में होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। 2011 में नहीं हुआ तो कह दिया गया कि भाई साहब जो 2002 का जो जनगणना के हिसाब से है, ठीक है, आगे चल के 2001 में जो जनगणना हुआ था उसी के आधार पर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया। अब बोला गया काम 2026 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 2026 तक। तो जनगणना का डाटा जो 2000 का नहीं लिया गया, अभी 1991 के जनगणना के अनुसार ही मतलब सब कुछ हो रहा है। तो 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, अतः ये व्यवस्था 2026 तक चलेगी। अब यहाँ पे देखेंगे विधान परिषद का गठन की बात करें किसमें है, विधानसभाओं का गठन किसमें है, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात हो रहा है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ध्यान रखें विधानसभाओं का गठन जो है 170 में है, ठीक है। अब विधान परिषदों का गठन की बात करेंगे तो 171 में है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो 178 में है। और विधान परिषद के सभापति उपसभापति की बात 182 में है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विधानसभा की बात करेंगे 170 में है, विधान परिषद की बात करेंगे 171 में है, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो 178 में है। अब विधान परिषद के सभापति व उपसभापति की बात करेंगे तो 182 में है। बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है, तो जब पूछा जाएगा अनुसूचित जाति तो 38 गो सीट है एससी का, और जब पूछा जाएगा एसटी तो एसटी का 2 गो सीट है, ठीक है। तो टोटल रिजर्व सीट की बात करेंगे तो 40 को सीट बिहार विधानसभा में रिजर्व है। बिहार लोकसभा में रिजर्व की सीट की संख्या बात करें तो केवल एससी का सीट है 6 सीट केवल रिजर्व है, एसटी के लिए 0 सीट है, ठीक है। तो लोकसभा में 6 गो और विधानसभा में बात करेंगे तो 38 को एसटी का, 2 गो सॉरी एससी का और 2 की बात करेंगे एसटी का, टोटल 40 को सीट रिजर्व है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों के बारे में उपबंध किया गया। संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्यों के विनियोग विधायक से संबंधित उपबंध है। संविधान के अनुच्छेद 204 का संबंध विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से है, ठीक है। कितना, 204 का। और बताना संविधान के अनुच्छेद 206 का संबंध राज्य विधान मतलब वित्त विधेयकों से संबंधित है। तो बताना कितने कथन सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है, ठीक है, पहला वाला सही है, ठीक है, और बाकी सारे के सारे गलत है। और संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों के शक्तियों विशेषाधिकार के बारे में उपबंध है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 194 में क्या है, विधानसभा के जो सदस्य जो होते हैं उनके विशेषाधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 202 का संबंध विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से है। तो 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। और केंद्र वाला बात करेंगे, ठीक है, संघ वाला, तो आपको 112 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 204 में बात करेंगे तो संबंध राज्य के विनियोग विधायक, जिसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। राज्यों के वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान 260 में है, न कि मतलब 206 में, ठीक है। अनुच्छेद 206 का संबंध लेखा जोखा ऋण एवं असाधारण अनुदान मतदान से है, ध्यान में रखेंगे। ये सब नीचे सोल्यूशन सही दिया है, ऊपर क्या है गलत है। 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, मतलब विधानसभा का बजट। और एक ये भी याद है 194 में क्या है, तो विधानमंडल सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों का शक्ति एवं विशेषाधिकार से 194 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब आते हैं राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है, क्योंकि वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे दोनों का, पहला तो गलत है, बाकी दूसरा कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 194 राज्य के विधानमंडलों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार इत्यादि की चर्चा की गई। यदि हम अनुच्छेद 168 को देखते हैं तो पाते हैं कि राज्य विधानमंडल राज्यपाल और विधान 168 में क्या कहा गया है, राज्य का जो विधानमंडल जो होगा राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर गठित होता है। कुछ एक राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद का भी गठन है। इस प्रकार राज्यपाल विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं, परंतु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य के विधानमंडल का विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते। राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार किसमें थे, 194 में है, जो कि राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते। लेकिन विधानमंडल का अभिन्न अंग राज्यपाल होता है। जैसे राष्ट्रपति की बात करेंगे, संसद का अभिन्न अंग है, उसी तरह राज्यपाल भी बात करेंगे तो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। सर अगर हम 168 विधानमंडल अगर कह रहे हैं, सर हाँ 168 बिल्कुल, विधानमंडल हो गया सर, और 69 हो गया हाँ विधान परिषद, और 70 हो गया सर विधानसभा ना, 168 69 हाँ 70 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 168 69 70। ठीक है, ध्यान में है ना रखना है। सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। किसी विधायक का कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति, किसी विधायिका का कोई भी सदस्य बिना पूर्व अनुमति कि कितने दिनों तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हुई 60 दिन। दो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन महीना में सर। 60 दिन भी नहीं, वही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। ओके अगर ओके ऑप्शन सर। में 60 दिन भी रहे, अगर 2 महीना भी रहे तो 2 महीने आंसर नहीं होता, गलत होता है, ये कई जगह पे इसको गलती किया है। ठीक है। तो 2 महीना आप हाँ इसको नहीं करोगे। ठीक है, क्या करोगे, 60 दिन ही करोगे। 2 महीना वाले फरवरी हो। यस सर। ठीक है, 28 दिन का ही या होता है भाई। ठीक है, 31 दिन का भी किसी सर, हाँ। 29 दिन का भी हो सकता है, हाँ 31 दिन हाँ। का भी हो सकता है, तो इसीलिए 60 दिन कहा गया है। ठीक है। और ये विधान परिषद और विधानमंडल दोनों पे कार्यरत है। ठीक है, इसलिए जब हम बोले विधानमंडल तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आएगा। ठीक है, यस समझ रहे हैं सर। ना, और विधानमंडल, राज्यपाल उच्च भी। सदन, निम्न सदन, बिल्कुल राज्यपाल भी आएंगे। यस सर। ध्यान में रखना है। किसी जिस प्रकार विधायिका सर की, संसद में सर बिल्कुल राष्ट्रपति संसद में और भी लोकसभा और राज्यसभा और सर, हाँ। राज्यसभा। ठीक है, किसी जी विधायिका सर। के सदस्य को पद को त्याग करने और हटाने की निम्नलिखित आधार है। क्या आधार हो सकते हैं, दोहरी सदस्यता, त्याग पत्र दे दे, निर्हरता के प्रश्न पे अनुपस्थिति हो जाए, फिर कारणों से, अन्य कारणों से भी हटाया जा सकता है, बहुत सारे कारण हैं। विधान परिषद की संरचना के सामने निम्नलिखित कथनों पे आपको कौन सा कथन सही नहीं है। इसके 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि से चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य में रह रहे 3 वर्ष पूर्व स्नातकों के द्वारा होता है। 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा होता है। सेकेंड वाला गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके 1/10 स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि से चुने जाते, गलत है, क्योंकि इसमें कितना होगा, तो इसमें कितना होगा, 1/12 सर। 1/12 12। नहीं, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। ठीक है, तो 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष के पूर्व स्नातकों के द्वारा चुना जाता है। 1/6 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए जरा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात कर रहा हूं। ठीक है, 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों के द्वारा होता है और 1/12 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, 3 वर्ष पूर्व स्नातक द्वारा सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 वर्ष पूर्व, मतलब आप लोग भी इसमें वोट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए जिस साल चुनाव होगा, अगर 3 साल पहले आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग भी इसमें क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। ठीक है, और 1/12 सदस्यों का माध्यमिक या उससे उच्च स्तर पर कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन करे शिक्षकों के द्वारा। तो इसमें शिक्षक के द्वारा भी चुना जाता है। कौन सा शिक्षक, माध्यमिक या मतलब मिडिल स्कूल या फिर उसके ऊपर जो करे, प्राथमिक स्कूल नहीं। ठीक है, और 3 वर्ष जो कम से कम टीचिंग के क्षेत्र में, ध्यान में रखेंगे, जुड़े हुए उनसे। ठीक है, और 1/6 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। उच्च न्यायालयों के संबंधित प्रावधान संविधान में कहा समाविष्ट किए गए हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान की बात करें संविधान में कहाँ किए गए, तो ध्यान रखेंगे
भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक। कहाँ पे भाग 6 में है? 214 से लेकर 231 तक है, ठीक है। कहाँ तक है? भाग 6 सर, 214 से 231 तक। बिल्कुल ठीक है। तो भाग 6 में और 231 से लेकर ध्यान में रखना है कितने तक, ठीक है। 214 से सर। 214 से लेकर 231 तक, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब भाग 5 में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान को भाग 6 में समाविष्ट किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के अपेक्षित नहीं है, ठीक है। मतलब कौन सा योग्यता नहीं चाहिए, ठीक है। अपेक्षित नहीं है मतलब नहीं चाहिए, ठीक है। तो वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रह चुका हो, तो ये तो चाहिए ही। मतलब वो उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक रही, ठीक है। कितना रहना चाहिए? 10 वर्ष ना भाई, 10 वर्ष ठीक है, ये गलत है। और उसे भारत में न्यायिक कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव, ये ठीक है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। उम्र कितना होना चाहिए कि फिक्स नहीं है? हाँ, नहीं है सर। उम्र फिक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। उम्र क्या है? फिक्स नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता निर्धारित किया गया। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताओं का होना है: वो भारत का नागरिक हो, भारत में न्यायिक कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव हो, या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार महाधिवक्ता रहा हो, ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा वाला गलत क्यों है? क्योंकि संवैधानिक रूप से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए किसी न्यूनतम आयु की चर्चा नहीं की गई, ठीक है, ध्यान रखें। न्यूनतम आयु की चर्चा नहीं की गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन का बताइए क्या होगा? भारत के संचित निधि से सर। ये से संचित निधि से मिलेगा। नहीं, भारत राज्य के भी संचित। निधि से। अच्छा सर। नहीं, भारत के संचित निधि हाँ से सर। मिलेगा। सेनापति उच्च न्यायालय को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत के संचित निधि से, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे तो उनका राज्य से दिया जाता है, लेकिन पेंशन की बात करेंगे तो किससे दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से पेंशन दिया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन तथा अन्य संबंधित कानून अधिनियम 2012 के द्वारा उत्तर पूर्व के किन किन राज्यों में उच्च न्यायालयों का गठन किया गया? तो 2012 के द्वारा कहाँ पे किया गया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। कहाँ पे है? मणिपुर में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब जाकर उच्च न्यायालय की संख्या की बात करें, 21 से बढ़कर कितनी हो गई है? 25 सर। 24 सर। 24, 25 एक तेलंगाना वाला 25 हो गया ना सर। तो ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे क्या होना नहीं अभी। हाँ, अभी 25 हो गई। तेलंगाना वाला सर बना है तो सर 25 हो गया, ठीक है। वैसे 24 है, इन तीनों को लेकर क्या है? 24 है। उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है, वो भी ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना। दोनों के दोनों ठीक है। 226 में उच्च न्यायालय का रीट है। अब 32 की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का रीट है, ठीक है। यस सर। अब आते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, उससे भी जरा गौर फरमाते हैं। तो क्या करना? मिलान करना है। उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना है, किसमें है बताइए? 216 कि 215? 215 में। उच्च न्यायालय का गठन की बात करें किसमें है? 216। 215 में तो अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, देख लीजिए। अभिलेख ना 216 में है, ठीक है। 215 में अभिलेख न्यायालय है, 216 में उच्च न्यायालय के गठन है। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश हुए इनकी 223 में है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की बात करें किसमें? तो 225 में है। और 15, 16, 23, 25। ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य है? मतलब उच्च न्यायालय जो फैसला जो देगा उसका फैसला, अदालतों को मान्य होगा, ठीक है, निचली अदालतों का मतलब क्या होगा? वैल्यूबल होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, उसे कानूनी परंपराओं के संदर्भों की तरफ माना जाएगा। और उच्च न्यायालय की अपनी अवमानना पर दंड देने की मतलब क्या होगी? शक्ति होगी, ठीक है। निचली अदालत में भी मानते हैं, हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट दे सकते हो, ऐसा नहीं से भाई साहब फल्ला उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं से सुप्रीम कोर्ट में आप जजमेंट नहीं दे सकते हो, वहां पर भी कह सकते हो।
तो फलना उच्च न्यायालय ने इस मामला में ये कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसको माने चाहे नहीं माने वो दूसरी बात है, क्योंकि उच्च न्यायालय है, लेकिन आधार बना के दिया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, छोटा न्यायालय है, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट के जजमेंट को वहां पे दे रहे तो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, न्यायालय क्या है, एकीकृत न्यायालय की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर कोर्ट कर देंगे उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय उसके जजमेंट को काट नहीं सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 37 नंबर क्वेश्चन तो हो गया ना। हाँ, तो 1 और 3 की बात करेंगे, सही, ठीक है। आप देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात का प्रावधान करता है कि 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो किसमें है, तो 231 में है, 231 में, देवी और सजनों, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 225 में क्या है, तो उच्च न्यायालय का क्या है, क्षेत्राधिकार है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। आप देखेंगे 238 को निरस्त कर दिया गया, 232 को भी निरस्त कर दिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1861 में कैंगी के शासनकाल में हुआ था, और इसके समय 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी में, ठीक है, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। बॉम्बे में किया गया, कलकत्ता में किया गया, मद्रास में किया गया। आगे चल के आगरा भी एक बार प्रेसिडेंसी बन गई थी, तो आगरा में 1866 में किया गया था, ठीक है, जो कि 1875 में शिफ्ट करके कहाँ ले गया गया, तो इलाहाबाद में ले गया गया, ठीक है। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि आगरा में था, लेकिन बाद में उसको इलाहाबाद ले गया गया था, ठीक है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 1862 में था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखें कलकत्ता। नहीं, अंडमान निकोबार उस केरल में नहीं आएगा, कलकत्ता में आएगा, ठीक है, पुडुचेरी केरल में आता है। जी सर। कथन और कारण दिए, इन पे विचार कीजिए। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन समीक्षा शक्ति को 82वें संविधान संशोधन नियम द्वारा कम कर दिया गया। वर्तमान में किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार रखने की मनाही कर दी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहला तो सही है कि 82वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको कम तो किया गया, लेकिन ये केंद्रीय कानून भला ही बन जाएगा, उसकी संवैधानिक व्याख्या उच्च न्यायालय को करने को अधिकार है, ऐसा नहीं कि उसको कम कर दी गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिकारों आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है, अगर केंद्र सरकार किसी भी तरह का विधानमंडल से कोई कानून वगैरह पास करती है, ठीक है। इनके न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति की बात करें, इनका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है क्या, संघीय ढांचा है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी दिया गया था केशवानंद भारती वाले केस में 1973 में, तो न्यायिक पुनर्वलोकन को भी बेसिक स्ट्रक्चर के मतलब माना था उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 82वें संविधान संशोधन में के द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया गया। इसके द्वारा किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई। लेकिन 43वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा पुनः स्थिति मतलब क्या कर दी गई, बहाल कर दी गई, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले बाद में ये निर्णय दिया गया कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है, ठीक है। तो 1997 का एक मामला था, चंद्र कुमार मामले में कहा गया था रीट जारी करना ना क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का रीट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार मूल ढांचे का अंग है, ठीक है, मतलब इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चंद्र कुमार मामला 1997 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेनका गांधी के मामला 1978 में था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार का विस्तृत व्याख्या की गई थी 1978 में। मिनर्वा मिल्स का मामला जो था 1980 में था। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक स्वतंत्रता को मूल ढांचे का अंग के रूप में प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि उच्चतम न्यायालय एक न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 जीवन के मौलिक अधिकार केशवानंद भारती वाले मेनका गांधी वाले केस में 1978 में जब मेनका गांधी के पासपोर्ट को क्या किया गया था, जब्त कर लिया गया था, ठीक है। किसी साधारण विधायक के संबंध में विधान परिषद को अधिकतम कितने समय तक विलंबकारी शक्ति प्रदान है, ठीक है, तो 4 माह तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो 4 माह तक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको जरा समझ लीजिए, विधान परिषद अधिकतम इसे 4 महीने के लिए रोक सकती है, ठीक है। कितने महीने तक रोक सकती है, 4 महीने तक रोक सकती है।
पहली बार 3 माह के लिए, दूसरी बार 1 माह के लिए, ठीक है। 4 महीने तो रोक के रख सकती है, पहली बार 3 महीने के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए। पहली बार विधान परिषद को 3 माह के भीतर या तो विधायक को स्वीकृति देनी होगी या फिर कुछ संशोधनों के साथ सुझाव सहित विधानमंडल को लौटाना होगा। यदि विधायक पुनः विधानसभा द्वारा संशोधन सहित या फिर संशोधन रहित विधान परिषद को लौटाया जाता है तो इस बार विधान परिषद को 1 माह के भीतर विधेयक को पारित करना होगा, अन्यथा वो स्वतः ही मतलब पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित कर सकता है, संविधान के किस अनुच्छेद में है तो 201 में है, ठीक है। तो किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ये आपको 200 के 1 में दिया गया है, ठीक है। इसमें 200 के 1 में देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। और ये शक्तियां जो है ना अनुच्छेद 200 के तहत प्राप्त है, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान में रखेंगे, तो इसमें क्या क्या है, या तो विधायक को स्वीकृति दे सकता है या तो विधायक का स्वीकृति रोक सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, आरक्षित रखने का अधिकार 201 में है और 200 में बात करेंगे तो इसमें हाँ, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत विधायक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। हालांकि 200 का प्रयोग करके 201 का प्रयोग करता है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना। या तो फिर यदि धन विधायक न हो तो विधायक की विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए वापस कर दिया जाता है। नीति आयोग की स्थापना की बात करें, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की पहली सरकार होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसी समय नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नजदीकी सहयोग, परामर्श व समन्वय में कार्य करता है, ठीक है। उपरोक्त संदर्भ लिए गए निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी नीति आयोग पर ही होती है। गलत है, ध्यान रखें, केवल एक सही है, ठीक है। नीति आयोग सलाहकारी संस्था, ये केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नजदीकी सहयोग के तौर पर काम करता है, परामर्श एवं समन्वय में कार्य करता है। ये केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए अनुशंसा करता है, लेकिन निर्णय लेने में लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार या फिर संबंधित राज्य के सरकार पे होती है, न कि नीति आयोग पे। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वर्तमान में 28 उच्च न्यायालय है, ठीक है। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार, एक ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, एक राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो गलत है ना। संघ क्षेत्र में दिल्ली का तो उच्च न्यायालय है, ये भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते थे, ये तो आपको ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है ऊपर में कौन सा कथन सही है, तो केवल चौथा कथन सही, ये भी गलत है, ठीक है। तो 3 नहीं है, 4 होना चाहिए। कितने भाई, 25 उच्च न्यायालय है, 28 नहीं, ठीक है। मेघालय त्रिपुरा मिजोरम नहीं, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम 3 बने ना अभी, 21 3 24 हो गया। एक आपका कौन सा हो गया, तेलंगाना वाला, ठीक है, तेलंगाना। उन 25 उच्च न्यायालयों में 7 का क्षेत्राधिकार राज्य, 7 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पे, कितने के, 7 की क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो एक राज्य से किस पे अधिक में है, ठीक है। संघ न्यायालय, संघ राज्य से दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है, संघ शासित से चंडीगढ़ में भी एक उच्च न्यायालय है, ठीक है। कथन 4 पूर्णतः सत्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ठीक है। बात करें 62 वर्ष की आयु में क्या होता है, पदधारित होते हैं। नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है, नहीं मतलब संवैधानिक, बिल्कुल। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा की गई है, तो ध्यान रखेंगे दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। इसकी स्थापना कैसे की गई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के किसी विधायक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। वह संविधान के विरुद्ध अधिकारिता हो, यदि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, यदि उसे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो, यदि विधायक अनुच्छेद 31 क के तहत संपत्ति का निवारण अधिग्रहण से संबंधित हो। 1 2 1 2 3 और 4 नहीं, 2 नहीं होगा, 2 भी ले लिया है, 1 भी लिया है, 2 भी लिया है, 3 भी लिया है, 4 भी, सारे ही लिया है, ठीक है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अनुच्छेद 201 के अंतर्गत सुरक्षित रख सकता है। और इसमें परिस्थिति क्या क्या होगी, तो कुछ परिस्थिति है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, मतलब उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने वाला हो, तो भी वो रोक के रखेगा। जहां विधायक अधिकारिता अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, वो भी रोक देगा, राष्ट्रपति के लिए रोक के रखेगा। जहां विधायक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, जहां विधेयक संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का निवारण अधिग्रहण से संबंधित हो, या फिर जो विधायक राष्ट्रीय महत्व को हो, या फिर जो विधायक देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो। मतलब प्रश्न का चारों स्थितियों में राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो बाकी 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन 1 और कारण आर पर विचार करें, नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त मुख्यमंत्री नहीं करता, राष्ट्रपति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख तो होता है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि बर्खास्त कौन करता है, ठीक है। मंत्री या मंत्रियों के साथ किसी मतभेद किसी मुख्यमंत्री संबंधित त्याग पत्र मांग सकता है, या राज्यपाल उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन जो रह गए वो कल के क्लास में हम लोग करेंगे, बना के आप लोग नहीं रहे, बाद में कि 70 क्वेश्चन रह गया है, तो कल के क्लास में 70 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। आज लोग भी कम है, तो इतना ही तक